जी अस्सलाम वालेकुम। दुबई से लाहौर के नेक्स्ट एपिसोड में आपका वेलकम। मैं हूं दुबई से वलीद और मेरे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अहमद है और मैं आपको लाहौर से ज्वाइन कर रहा जी व्यूअर्स, तो आज हमारे पास एज नॉर्मल आपके लिए चार टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीआईए प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, फिर बात जाएगी आकिब जावेद की री एंट्री इन पाकिस्तान क्रिकेट, उसके बाद फिर वीपीएन इशू जो चल रहा है अभी पाकिस्तान में, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, और फाइनली कुछ इंडियन मूवीज के ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। अहमद, पीआईए प्राइवेटाइजेशन एक दफा फेल हो गई, फिर दोबारा कह रहे हैं कि करने लगे हैं, तो क्या हालात हैं लाहौर में, क्या वाइब्स हैं? हूँ जी। बिल्कुल, अलीम खान साहब कह रहे हैं कि क्योंकि प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मुझे जो है ये लाजमी करवानी पड़ेगी, मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कर नहीं सकता। लेकिन वो असल बात नहीं बता रहे लोगों को कि असल बात ये है कि आईएमएफ का जो पैकेज अप्रूव हुआ है उसमें ये कंडीशन है कि जो जो इदारे जो हैं वो लॉस में हैं, आपको वो जो है वो प्राइवेटाइज करने पड़ेंगे। हम्म। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सॉरी टू से मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा मुल्क के जो इदारे जो है वो हमें प्राइवेटाइज करने पड़ेंगे, जिससे हमारा जो है वो इस वक्त हाल है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये इन्होंने कंडीशन पे एग्री कर लिया तो ज़ाहिर है वो अब उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट उन्होंने इसलिए तो नहीं ली थी ना कि इसको इजी वे देख के जो है वो चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दें। उनको इसकी जो रूट कॉज है उसको हम्म। ठीक करना चाहिए था। जो सियासी भर्तियां हुई हुई हैं, जो लोग बैठे हुए हैं बोझ बन के, उनको निकालना चाहिए था, कॉम्पिटेंट लोगों को लाना चाहिए था। कॉम्पिटेंट लोग आते काम करते तो फिर जाहिर है चीज़ें बेहतर होती। वो जो इस वक्त जो चीज़ें लॉस में जा रही हैं वो प्रॉफिट में आती और क्वालिटी भी बेहतर होती। आखिर हम्म। यही यही पीआईए थी जो एक टाइम में एक दौर में जो है वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन थी और टॉप 10 एयरलाइन में इसका शुमार होता था। इतिहाद के साथ इसको कंपेयर किया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ जो है वो इसका लेवल गिरा है और अब उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उन्हें उन्हें जो है वो दोबारा जो है इसको प्राइवेटाइज जो है वो उसके लिए जो है वो दोबारा उनको जो वेट करवानी पड़ेगी। तो इस पे असल हकाइक तो ये हैं, मेरे व्यूज़ ये हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? अच्छा, मेरे तो व्यूज इस पे ये हैं कि मेरा ख्याल है ये पीआईए को टेस्ला समझ रहे हैं, या पीआईए को ऐसी टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं जो कि बड़ी इन मार्केट है और बड़ी इन डिमांड है, क्योंकि जो इन्होंने डिमांड की है वो 85 बिलियन रुपीस की है। और पीआईए का जो रीसेंट लॉस था वो 75 बिलियन रुपीस का था। तो एक ऐसा इदारा जो कि 75 बिलियन रुपीस के लॉस में जा रहा है, आप उसके 85 बिलियन रुपीस क्यों मांग रहे हैं? और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो पीआईए का डेट है वो 825 बिलियन रुपीस है। तो जो भी माशाल्लाह इसको अपने गले डालेगा, उसको 825 बिलियन रुपीस का डेट भी अपने गले डालना पड़ेगा। और इसके जो एसेट्स हैं दे आर ओनली वर्थ 161 बिलियन रुपीस। तो इसेंशली इट्स अ बैंकरप्ट बिजनेस जिसको हम कह रहे हैं कि कोई खरीद ले। और आई थिंक वो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ऑफर की है 10 बिलियन रुपीस की, वो एक रियलिस्टिक उन्होंने वैल्यू लगाई है और उन्होंने ठीक अपना काम किया है कि भाई ये 85 बिलियन रुपीस की नहीं है, ये 10 बिलियन रुपीस की आप इसको बेच सकते हैं अपनी करंट सिचुएशन में। अम, देखिए, हम लोग ना फाइनेंस में टर्म यूज करते हैं कि द प्राइस ऑफ समथिंग इज व्हाट द अदर पार्टी इज विलिंग टू पे। तो आई थिंक इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू इतनी ही है जितनी वो उन्होंने ऑफर की है। अब इसमें हम 85 मांग लें या 95 मांग लें, वो मिलेंगे नहीं। किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइज करने के तरीके होते हैं, वो ये होता है कि सबसे पहले आप उसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं। लेकिन बस एक यानी आईएमएफ ने कह दिया कि इसको करना है तो अब हमने करना है, अब लेकिन वो तौर तरीके किस तरह करना है ये नहीं पता। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट, होपफुली इसके कुछ अच्छे पैसे आए, लेकिन जो आसार हैं वही है कि 10 20 20 बिलियन रुपीस से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं लगेगी। अम, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो आकिब जावेद की री एंट्री है पाकिस्तान क्रिकेट में। क्या सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड, क्या लोग कह रहे हैं? देखिए जी, आकिब जावेद के बारे में पहले तो बताते चलें कि लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं है कि वो जो है वो इन पोजीशंस पे पहले भी काम कर चुके हैं और उन्होंने जो है इसकी जो फास्ट सर्टिफिकेशन होती है उन्होंने वो भी कंप्लीट की हुई है। और 2004 में वो पाकिस्तानी अंडर 19 जो टीम थी उसके भी वर्ल्ड कप में वो कोच रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अफगान नेशनल क्रिकेट टीम की जो प्लेयर डेवलपमेंट है उसमें काम किया था। फिर उन्होंने जो है वो यूएई की टीम को जो है वो उन्होंने कोच किया था। और अभी इस वक्त जो है वो श्रीलंका के बॉलिंग कोच के साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। वो करंटली इस वक्त ये भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बैकडोर पे बड़ा काम किया हुआ है। जो लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, 7 8 ईयर्स का।
हंटिंग प्रोग्राम जो था, जिसमें से उन्होंने ये स्टार्स आपको निकाल के दिए, शाहीन शाह अफरीदी, हम्म। हारिस रऊफ, हम्म। ये यंग लड़के सारे उन्होंने निकाल के दिए। और अभी भी जो आपकी हम्म। टीम ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रही थी, उस पर भी उन्होंने जो है वो यंग प्लेयर्स को साथ भेजा। तो इसमें नज़र तो यही आ रहा है कि आकिब जावेद जो टीम को जो है वो कोच करेंगे, तो इसमें कोई बेहतरी के आसार नजर आएंगे। हाँ जी, अगर तो वो वाला काम ना करें वहां जाके, जो कि वकार यूनुस और मिसबाह हक ने किया था कि दो तीन मेन प्लेयर्स पे छोड़ के बैठ गए थे। अगर तो उन्होंने वो पॉलिसी ना अपनाई और अपनी इसी ही पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और नए प्लेयर्स को चांस देते रहे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होगा। तो यहाँ से तो ये खबरें, आप जो है इसको कैसे देखते हैं, हम्म। आप इसको कैसे, आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? देखिए, आकिब जो है ना बड़ी रेडिकल सी पर्सनालिटी है और बड़ी ना अनकन्वेंशनल किस्म के इंसान है। अभी जो उन्होंने रिसेंटली उनकी डिसीजन थी ना, वो ये थी कि रिसेंट जो सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ थी, जब हम पहला टेस्ट मैच हार गए थे और शेकअप हुआ था विद इन द पीसीबी और आकिब को लाया गया था ऑन वन ऑफ द पोजीशन, आई थिंक उनको सिलेक्शन कमेटी में लाया गया था। हम्म। उसमें उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कहा ये जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, बड़े बड़े नाम बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इनको कराएं रेस्ट, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो एक बड़ा रेडिकल डिसीजन था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऑल स्पिन अटैक लाएं, यानी साजिद खान, नुमान अली आपकी स्पिन बॉलिंग से ओपनिंग करेंगे, पिचेस ऐसी बनेंगी और हम लोग सीरीज ऐसे जीतेंगे। और वैसे ही हुआ, सीरीज हम जीते। लेकिन फॉर नेशन लाइक पाकिस्तान, जिसमें फास्ट बॉलिंग यानी इतनी ज्यादा पॉपुलर है, उसमें ऐसे रेडिकल डिसीजन लेना और कहना भाई स्पिनर बॉलिंग स्टार्ट करेंगे, स्पिन पिचेस बनेगी, तो ये बड़े अनकन्वेंशनल किस्म के डिसीजन है जो कि काम किए। अब वो उनको कितनी लिवरेज मिलती है, उनको कितनी अथॉरिटी मिलती है, दिस इज टू बी सीन। आई थिंक लाहौर कलंदर्स में उन्होंने ये जो इतना काम किया है, यानी तकरीबन 8-9 साल, हम्म। वो इसलिए किया है क्योंकि उनको ये अथॉरिटी और फ्रीडम दिया गया था कि आप टीम बनाएं। पाकिस्तान का ट्रेंड ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का ट्रेंड ये है कि भाई एक दो सीरीज खराब गई, चेयरमैन ने अपनी कुर्सी बचानी है तो आपको फारिग कर देंगे। तो अगर तो वही मॉडल चलेगा तो आके मेरे ख्याल से खुद ही छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर उनसे वाकई काम लेना है, और उन्होंने पीसीबी में पहले काम किया हुआ है, तो आई थिंक उनको फ्रीडम देना चाहिए टू वर्क, लेट हिम ट्राई हिज डिसीजन मेकिंग। जैसे उन्होंने रिसेंटली ये डिसीजन लिए हैं, बड़े इफेक्टिव थे, इनको और फ्रीडम दें और इनको ऑल इन ऑल दें कि भाई आप खुल के काम करें, कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें हमारा फायदा है। लेकिन अगेन मेरे ख्याल से उनका भी वही अशर होगा जो बाकी कोचेस का होता है कि एक दो सीरीज के बाद इनको फारिग कर दिया जाएगा और फिर एक नया कोच आएगा, एक नया कप्तान होगा, और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। अहमद, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीपीएन इशू जो इस टाइम चल रहा है पाकिस्तान में। सुना है बड़े बैन वैन लग रहे हैं, कुछ फतवे भी दिए जा रहे हैं, तो क्या वीपीएन की क्या स्टोरी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? अनफॉर्चुनेटली जी, जो चीज़ बंद करवानी होती है फतवे दिलवा दिए जाते हैं। अब इसको जो है गैर शरई कह दिया गया है, इसको इस्लामिक लॉज के ख़िलाफ़ इसको करार दे दिया हम्म। है। लेकिन असल मसला कुछ और है। असल मसला ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो यूज़र्स हैं उनको हम रजिस्टर्ड करें, हमें पता लगे। वो डाटा इकट्ठा करना चाहती है कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है। वो उनको जो है वो स्ट्रीमलाइन हम्म। करना चाहती है, उनको मॉनिटर करना चाहती है। अगर इतना ही हम्म। ये गैर शरई था, इतना ही इनके कंसर्न थे, तो मेरा ख्याल है ये आज से 5-7 साल पहले काम हो जाना चाहिए था, जब लोग हम्म। इसको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैर मुनासिब वेबसाइट्स के इस्तेमाल के लिए जो है वो इसको चलाया करते थे ज़्यादातर। तो हम्म। ये तभी जो है इसको कर देते, तो हम इसको कुछ सीरियसली भी लेते कि जनाब इससे कोई मिसयूज़ हो रहा हम्म। है। लेकिन इस वक्त तो हम्म। करंट हालात में सिर्फ यही नज़र आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, उनको रजिस्टर करना चाहते हैं, उन्हें मॉनिटर करना चाहते हैं कि जनाब ये कहाँ से कौन क्या हम्म। ऑपरेट कर रहा है, और उनको मजीद जो है शिकंजे में हम्म। लाना चाहते हैं, जकड़ना चाहते हैं, ताकि कोई अपनी राय का इजहार ना कर सके, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम्म। तो मेरा तो हम्म। इस पे ये व्यू है। आप इसको कैसे देखते हैं बाहर से? मैं तो अभी तक वो जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं जो कह रहे हैं कि कुछ हलाल वीपीएन है, कुछ हराम वीपीएन है, मैं उसी में से नहीं निकल पा रहा कि ये किधर से सारी डिस्कशन आ गई है। यार एक वीपीएन है, कोई मेरा मतलब है खाने की चीज तो है नहीं, या ऐसी कोई चीज कंज्यूमेबल तो है नहीं, एक सर्विस है, उसमें हम्म। हलाल हराम की किधर से बात आ गई? यानी हम्म। अब ऐसा टाइम आएगा कि हम कहेंगे कि हलाल मोबाइल नेटवर्क कौन सा है, हराम मोबाइल नेटवर्क कौन सा है, ये भी डिस्कशन शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक इस सब से निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि ब्रॉडर यानी व्यू क्या है हुकूमत का। आई थिंक हुकूमत चाहती है कि इसको रजिस्टर करे। वो कोई आपका डेटा स्टोर नहीं कर रहे, और विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर चाहिए होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ चाह रहे हैं कि भाई आपके वीपीएन नेटवर्क रजिस्टर हो जाएं, ताकि उनको पता हो कौन लेजिटिमेट तरीके से जो है वीपीएन यूज कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। लेकिन वो हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम कहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते,
ना हम वीपीएन रजिस्टर करना चाहते हैं, ना हम मोबाइल रजिस्टर करना चाहते हैं, ना हम टैक्स रजिस्टर करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन से हमारा शुरू से मसला है अवाम का कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं भाई अनरजिस्टर्ड काम चलने दो, खुला काम चलने दो। और ऊपर से माशाल्लाह हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो अब हलाल हराम का ले आए। आई थिंक इसके बाद डिस्कशन शुरू हो जाएगी 100% हलाल कौन सा वीपीएन है, ये भी एक डिस्कशन आएगी अनकरीब। तो एनीवेज आई थिंक गवर्नमेंट को अपना काम करने दें, इसको रजिस्टर होने दें और अच्छे तरीके से एक सिक्योर नेटवर्क यूज करें। इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है जितना बड़ा इशू बना दिया इसको मोर रिसेंटली। और लास्ट में हमारा टॉपिक है जी इंडियन सिनेमा में क्या चल रहा है आजकल, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में तो आई नो कि इंडियन फिल्म नहीं चल रही, लेकिन ऑब्वियसली लोगों की एक्सेस तो है, यानी इधर थ्रू नेटफ्लिक्स और यूट्यूब या किसी भी तरीके से। तो क्या आप देख रहे हैं इंडियन सिनेमा की करंट ट्रेंड्स? इंडियन सिनेमा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इंडियन सिनेमा आई गेस ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जो है इनका जो स्टैंडर्ड है वो नीचे ही आया है। उनके पास जो स्टार्स हैं वो भी जो है वो आगे से उनके नेपो किड्स जिनको कहते हैं वो आ रहे हैं, और उनके पास कोई इतनी कहानियां भी नहीं होती, कोई कंटेंट नहीं होता, ओरिजिनल कंटेंट कोई नहीं होता। वो ज़्यादातर जो साउथ इंडियन मूवी से लेते हैं या हॉलीवुड को कॉपी करते हैं। ये चीज़ें अब इसलिए नज़र आम पे ज़्यादा आ गई हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कॉपी हुई। वरना ये काम तो बहुत अरसे से चल रहा था, हम लोगों की कोई एक्सेस नहीं थी, पता नहीं था, तो हम बड़ा खुश हो के देखते थे। अब पता लग रहा है कि जी उनकी जेन्युइन चीज़ कोई भी नहीं है। तो होंगे हम्म। शायद थोड़े से कोई प्रोजेक्ट्स होंगे। अदरवाइज अगर मैं साउथ इंडियन मूवीज की तरफ जाऊं तो वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो इन है मार्केट में, उनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इवन यहाँ पाकिस्तान में भी हम्म। काफ़ी देखा जाता है। उनकी एक मूवी रिसेंटली आई है द कोर्ट लाइफ, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। मैंने खुद पर्सनली देखी है हम्म। नेटफ्लिक्स पे, बड़ी ज़बरदस्त उस पर जो है वो उन्होंने जिस तरह से उसको फिल्माया है, जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे की है, ओरिजिनल स्टोरी है। तो उनका कंटेंट, उनकी उनकी एक्टिंग स्किल्स और सारा कुछ बहुत कमाल है। जबकि इंडियन सिनेमा को अगर देखा जाए तो पैसा भी इनके पास नो डाउट बहुत ज़्यादा है, वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हीरोज और हीरोइंस होने के बावजूद भी कोई इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है लोग मार्केट को। तो आप इसको कैसे देखते हैं? दुबई में तो ज़्यादातर रिलीज़ होती रहती हैं इंडियन सिनेमाज, इंडियन मूवीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगती हैं सिनेमाज में। आप वहाँ से इसको कैसे देखते हैं? आप ज़रा प्लीज़ देखिए, बताइए। मैं तो समझता हूँ कि यानी भरपूर एंटरटेनमेंट दे रही है इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री यहाँ पे। यानी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है कि वो चाहे वो उनकी यानी साउथ की मूवीज चाहे वो कॉपी करके उनको रीमेक कर रहे हैं, लेकिन वो एटलीस्ट आपको एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सिंघम अगेन की आपने बात की, तो वो एक एंटरटेनिंग मूवी है, यानी लोग जो देख रहे हैं उसके बारे में रिव्यूज दे रहे हैं कि भाई इट्स वर्थ वॉचिंग। हम्म, पीछे मूवीज आई हैं खेल खेल में, बकिंगम मर्डर्स, सरफराज, श्रीकांत, मैदान, ये सारी मूवीज हैं जो कि एक अच्छी एंटरटेनमेंट जिन्होंने प्रोवाइड किया है। कुछ की स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रांग थी, कुछ में एक्टिंग बहुत स्ट्रांग थी। तो आई थिंक दे आर वे फॉरवर्ड। यानी हमने लास्ट टाइम पाकिस्तानी सिनेमा की भी बात की, तो समथिंग टू हम्म, लर्न फ्रॉम इंडियन सिनेमा के भाई एटलीस्ट वो एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, बीच में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे वो आमिर खान ने वो एक मूवी कर दी थी, फॉरेस्ट गंप का रीमेक उन्होंने कर दिया था, तो वो तो एक बड़ी नॉनसेंस सा, यानी मुझे याद है कि वो फिल्म एक बिल्कुल उन्होंने कॉपी पेस्ट करके उठा दी। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ी सी इनोवेशन चीजों में लानी चाहिए जो कि कुछ बाकी प्रोजेक्ट्स में नजर आती है। तो आई थिंक इंडियन सिनेमा इज प्रोवाइडिंग राइट सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और यहाँ पे चूंकि मूवीज रिलीज होती हैं, हाउस हम्म। खुल जाते हैं, बड़ी मूवीज के लोग एंजॉय करते हैं। तो आई वांट टू सी कि पाकिस्तान सिनेमा भी ऐसे फ्लरिश करे और इधर पाकिस्तानी मूवीज भी आए, ताकि एक अच्छा कंपैरिजन हो सके कि भाई पाकिस्तान मूवीज और इंडियन मूवीज टुगेदर दे आर a strong brand to sell, which unfortunately is not happening right now. So that's pretty much it for this episode. अहमद, अब आप जो है अपनी क्लोजिंग दे दें और व्यूअर्स को बताएं कि अगर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजने हैं कहाँ पे भेजें, और हमारे चैनल को कैसे सब्सक्राइब करें। जी व्यूज़, आप की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, आप इस पे हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए और भी मज़ेदार कंटेंट जो है वो लेकर आते रहें। दिस इज़ अहमद साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर। अपना ख्याल रखिए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।